वो पीछे से। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। बहुत बहुत दोनों हाथ में किए। क्या बात है। शैलजा मैम का हमेशा के लिए जो आती हैं अपना कीमती समय निकालती हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। मैं कोई गेस्ट से अनुरोध करूंगी, कल्पना जी। She has completed her master's degree MHSC Food and Nutrition and also master degree in Yoga. Dr. Shailaja has been awarded Doctor of Philosophy. She is Dr. Shailaja is successful, runs her yoga classes in Bhopal and bring the solutions of health problems like stress, depression, anxiety in the form of yoga and diet plan. Please come, Dr. Shailaja ma'am. और आकर के प्लीज़ हमें योगा, व्यायाम और योगनाथ के बारे में जो आज वो बताने वाली स्पेशल टॉपिक मैम को मैं बुलाना चाहूँगी। 2023 आज जनवरी का 2023 का पहला महीना जनवरी, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये हमारा कार्यक्रम इस साल का पहला कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आज मैं आपको नाद योग के बारे में बता दूंगी। सबसे पहले तो डॉक्टर नीतू मैम, उनका इतना स्नेह और इतना आदर से मुझे हमेशा बुलाती हैं कि कभी कितना भी व्यस्तता हो लेकिन मन नहीं करता कि मैं ना कहूँ, हमेशा लगता है ये मुझे जाना ही है। तो थैंक यू नीतू मैडम। डॉक्टर प्रिया मैडम को तो हमेशा मिस करते हैं, लेकिन वो ना रहते हुए भी हमारे बीच में हमेशा महसूस होती हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा से ही ये कार्यक्रम पिछले 8 साल से हम लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें हमेशा हमेशा धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की सफलता आज उनको ही जाती है। आज हम जो नाद योग करना चाहते हैं, आज मैं थोड़ा सा नाद योग के बारे में बताना चाहती हूँ। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, साउंड, आवाज, जिस पे अभी डॉक्टर राजेंद्र सर और राजू मालविया मैडम बात कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं उसी विषय पे आप लोगों को कराने जा रही हूँ। हम लोग सभी लोग सुनते हैं, जो आवाज आप मेरी सुनाई दे रही है, सुन रहे हैं, ये आवाज आपकी कौन सी नाद है। 2 तरह के नाद होते हैं, कन्नड़ नाद होते हैं, कन्नड़ नाद होता है। तो जो नाद आपको सुनाई दे रहा है वो तो आप सुन रहे हैं, लेकिन जो अनहद नाद, जिसको हम अंतर नाद बोलते हैं, हमारे अंदर लगातार चल रहा है, हम उसे कभी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं होते। हमारे अंदर एक मंत्र चलता है, हमारी श्वास की जो ध्वनि है वो मंत्र है, और वो मंत्र में मैंने हमेशा अजपर जब करवाया है यहाँ पर मेडिटेशन में, ध्यान में, वो मंत्र होता है सोहम। जब हम श्वास लेते हैं तो एक आवाज आती है सो, जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो आवाज आती है हम। अभी नासा में भी एक रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने सूर्य के आसपास एक ध्वनि सुनाई थी, और वो ध्वनि थी ओम की। वो अनाहत नाद हमारे अनाहत चक्र, हृदय चक्र में सदैव बिल्कुल निरंतर सोते जागते उठते बैठते चलता रहता है। हम सो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा हृदय कभी नहीं रिलैक्स होता। वो ध्वनि चलती रहती है, लेकिन उस ध्वनि के प्रति हम जागरूक बिल्कुल नहीं है। आज हम उसी को जानेंगे, साथ में करेंगे, क्योंकि आप जब करेंगे तब आप समझेंगे कि नाद का किस तरह से असर हमारे अंदर पड़ता है। कहते हैं मंत्र से त्राण मिलता है, त्राण से प्राण, प्राण से ऊर्जा, ऊर्जा से शक्ति, और यही शक्ति हमें सकारात्मकता की तरफ बढ़ाती है। कि जब तक हमारे अंदर ऊर्जा सकारात्मक नहीं होगी, हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
ये 9 महीने का समय आपका बहुत गोल्डन टाइम होता है, जिसे आप अच्छे से खुश होकर पूरा 9 महीने आप जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, हर पल को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन ये कब कब कर पाएंगे? जब आप सदैव खुश रहेंगे। हर व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी है स्वयं को खुश रखना। जब आप स्वयं को खुश रखेंगे तभी आप अपने आसपास, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज, सभी जगह सभी को खुश रख पाएंगे। तो योग का एक सबसे अच्छा पहलू है जो आपको सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है कि आप कैसे सकारात्मक रहेंगे और कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। आज हम नाभयोग को शुरू करने से पहले सभी से मैं चाहूंगी कि हमारे साथ करेंगे। सबसे पहले हम 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने जूते चप्पल उतारें, सिर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी रखें। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई भी तप करते हैं तो हमारी जो मेरुदंड होता है, जो स्पाइन होता है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आंखें बंद, मन शांत। मैं आपको बोलते जाऊंगी, आप लोग सभी साथ में करते जाएंगे। 3 बार ओम उच्चारण करेंगे। श्वास लें। प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सोहम 3 बार। जिस तरह से ओम है बिल्कुल वैसे ही सोहम। श्वास लेंगे। सो शिवोऽहम्
जिह्वा को तालू से चिपकाना है और मकार चैंट करना है। इन्हें हाथों को नीचे रखें, ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद रखें। 3 बार अकार, उकार, मकार, ओमकार को तीनों को अलग अलग आपको एक साथ करना है। श्वास भरें, मन शांत। अपने शरीर में होने वाले वाइब्रेशंस को महसूस करिए। देखिए आपके पैरों के अंगूठों से लेके सिर तक की एक एक सेल्स वाइब्रेट हो गई है। शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही योग है। अब हम राम शब्द को हृदय से आप महसूस करेंगे कि किस तरह से लो पिच से हाई में जाएंगे, फिर वापस लो में आएंगे। साथ में ही बोलेंगे सभी। आप लोग एक साथ अपना कर लें, पास में आ जाएं थोड़ा। मंगला वंदना थोड़ा पास आ जाएं आप लोग। आवाज सबको सुनाई आना चाहिए, सभी लोग करेंगे। राम 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 तालु पर किस तरह से विट्ठल बोलने में वह आपके तालु को छू रही है। विट्ठल 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 विट्ठल
अंदर उस ऊर्जा को, उस प्राण। आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ को अपने क्राउन पर, अपने सिर पर रखें और 3 बार ओम नाद करेंगे। पहले मेरा सुनेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन आप अपनी हथेली को बराबर बिल्कुल सिर के बीच वाले स्थान पर रखेंगे। श्वास भरें। सभी लोग करें साथ में, श्वास भरें। मन शांत। अपने सहस्त्रार चक्र क्राउन में होने वाले वाइब्रेशंस को महसूस करें। हृदय चक्र, अनाहत चक्र, इसमें उठने वाली जो नाद है, ध्वनि है, जो मंत्र है, उसे महसूस करेंगे। अब इसे महसूस करने के लिए अभी आपने स्थूल रूप में किया है, अब हमें सूक्ष्म रूप में करेंगे। दोनों हथेलियों से कान को बंद करें। सभी लोग करेंगे और आपके फिंगर्स आपके सिर की तरफ रहेंगे, पीछे की तरफ। कान आपके बंद हो जाना चाहिए, बाहर की कोई भी आवाज आपको सुनाई ना। अब आपको अंतर्नाद सुनना है, ओम की ध्वनि सुनिए। उस ध्वनि को महसूस करिए। आपको लगातार ओम नाद क्षण क्षण की आवाज सुनाई दे रही है। जिसे पहले हम हृदय की धड़कन कहते थे, वह हृदय की धड़कन नहीं, ओम की ध्वनि है। यही नाद निरंतर 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आइए, आंखों को बंद ही रखिए। जिस मंत्र से अभी प्राण और ऊर्जा मिली, उसे महसूस कीजिए। महसूस करेंगे संपूर्ण शरीर ऊर्जावान हो गया है। मन शांत, तनाव, अवसाद, भय, चिंता, क्रोध, कुंठा, निराशा, ये सभी संवेगों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, इसको अभी आपने महसूस किया। केवल नाद योग। सुबह और शाम को यदि आप 5 से 7 मिनट एक जगह बैठकर करते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब हम शांति पाठ करेंगे, सभी लोग एक साथ। मन शांत, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा अमृतं गमयो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हे ईश्वर, हम सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, सारा संसार सुखमय और निरोगमय रहे। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, मृत्यु से मोक्ष की ओर। बस यही ईश्वर से कामना है। मन, बुद्धि और चित्त, इसका सबसे अच्छा संतुलन केवल और केवल योग और आपकी सकारात्मक ऊर्जा। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, एक लंबी श्वास लीजिए और अपने हाथों को आंखों पे रखने के बाद धीरे से श्वास को छोड़िए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे से आप सभी लोगों ने किया। और मेरी टीम मंगला, गरिमा दीक्षित और वंदना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ आए, इतना अच्छा कार्यक्रम किया। नीतू मैडम, आपका फिर से धन्यवाद। मैं जानती नहीं हूँ कि आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा शरद नाद योग से? अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ये हम अपने लिए करना भी चाहें तो करते नहीं हैं, तो ये तो बहुत शांतिपूर्वक था। ऐसा था कि ऐसा बीच में इतनी हलचल के बाद एक संतुलन चाहिए था, वो हो गया। मैं अब राजू मैम को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो मंच पे आएँ। और अभी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही बता दी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा अथाह संग्रह है जो हम सीख सकते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूँगी और उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आकर के हमें बताएं। प्लीज़ मैम। आज हम लोग गर्भ संस्कार की कक्षा में नहीं आए हैं, आज हम अनुष्ठान करने आए हैं। और वो अनुष्ठान जिसे आप करेंगे और आपका नन्हा मुन्ना उसे स्वीकार करके, अंगीकार करके अपने जीवन में उसे सम्मिलित करेगा। इसलिए गर्भ संस्कार के आज के सेशन में हम सब के बीच में उपस्थित हम सबसे बड़े श्रद्धेय राजेंद्र सक्सेना जी, आदरणीय शैलजा जी जिन्होंने इतना सुंदर हम सबको योग कराया, और प्रिया मैडम की कार्बन कॉपी जो आज यहाँ सब कुछ संभाल रही हैं, हम सब की प्रिय नीतू मैडम, मीडिया के बंधु, और जिनके लिए ये कार्यक्रम है, ऐसी गर्भवती माताएं और कुछ पिता भी आए हैं। जरा एक बार हाथ उठाएंगे, कौन कौन पिता, कौन कौन आएंगे? 1 2 अरे इसमें भी शर्म आ रही है। 1 2 3 4, चलिए। और माताएं कौन कौन आई है?
जाओ ना तो पिता को साथ में लाना, वरना चलना ही पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं ना, तो ये अंदर वाले बच्चे की पेरेंट मीटिंग है ना। देखिए, हम जब भी कुछ करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आप किसी त्योहार का आयोजन करने वाले हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं, आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो प्रोग्राम बनाते हैं, आपके घर कोई फंक्शन है तो आप प्रोग्राम बनाते हैं ना। और आप सोचो कि अपने जैसे का निर्माण करने वाले हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की क्या आपने? कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने प्रोग्रामिंग की, बताओ? की है? जिन्होंने नहीं की, मैं उन्हें बताती हूं, आप जैसा बच्चा चाहते हो वो आपके हाथ में, उसकी प्रोग्रामिंग करिए। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के सोचिए हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, उसके बिंदुशा लिखिए और फिर उसके स्टेप्स तय करेंगे। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि राम ऐसे नहीं हुए, कृष्ण बिना तप के नहीं हुए, उस समय प्रोग्रामिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, ये बात अलग है। लेकिन अगर राम को दुनिया में लाना है तो कौशल्या की भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी कैसे बने थे पता है आपको? 7 साल की जीजा माता थी और मुगल सेनापति ने, जीजा माता ने कुछ कहा और मुगल सेनापति ने एक थप्पड़ उनके गाल पे रसीद कर दिया। वो बच्ची रोते हुए घर आ गई। घर में उसने अपनी मां से कहा, मुझे नहीं मालूम कि इस थप्पड़ का बदला मेरे पिता ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, लेकिन मैं आज संकल्प करती हूं कि मेरी संतान मेरे इस थप्पड़ का बदला लेगी और भारत माता की सेवा में आगे बढ़ेगी। और इसके लिए आप सोचो, 7 साल की बच्ची के मन में उस दिन से प्रारंभ हुआ संकल्प ने छत्रपति शिवाजी का निर्माण कर दिया। पल पल क्षण क्षण एक ही बात, मुझे देश को एक ऐसी संतान देनी है जो भारत माता के गौरव को लौटा सकती है। इस विचार से ओतप्रोत होकर अपनी, मेरी संतान बुद्धिमान होना चाहिए तो बुद्धिमता का प्रयोग, मेरी संतान विद्वान होना चाहिए, मेरी संतान मां भारती की सेवक होनी चाहिए, मेरी संतान भक्त भी होनी चाहिए, मेरी संतान वीर भी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, प्रोग्रामिंग करिए। जो जो गुण, जो जो प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे उसके अनुरूप उन चीजों को कलेक्ट करते जाना, उसको जीवन में उतारना, यही तो प्रोग्रामिंग है। आपने सुना ना, अभिमन्यु मां के गर्भ में पिता चक्रव्यूह भेदन का राज अपनी पत्नी को बता रहे हैं अर्जुन, कि चक्रव्यूह का वेदन कैसे होता है, चक्रव्यूह बनता कैसे है, उसमें कैसे प्रवेश करना है। और बताते बताते अर्जुन बताते रहे और मां सो गई। परिणाम, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गए। जब अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह बनाया कौरवों ने, तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं प्रवेश तो कर सकता हूं, मुझे निकलना नहीं आता। पर वक्त की आवश्यकता थी, अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा
और हम सब जानते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाए। गर्भ संस्कार का प्रत्यक्षीकरण, प्रकटीकरण इससे बड़ा क्या होगा? बंसल हॉस्पिटल आज जिस विधा को कर रहे हैं कोई नई है ऐसा नहीं है। नया क्या है वो मैं बताती हूं। यह गर्भ संस्कार आदिकाल से, अनादिकाल से हमारे 16 संस्कारों में सम्मिलित है और हर संस्कार का अपना साइंटिफिक रीजन, अपना वैज्ञानिक महत्व है। बिना प्रमाणीकरण के भारतीय संस्कृति ने किसी बात को स्वीकार ही नहीं किया। हमारे सारे ऋषि पहले वैज्ञानिक थे, बाद में ऋषि थे। लेकिन इस देश ने आक्रांताओं को झेला, इस देश ने अंग्रेजों को झेला, तो हमारी सारी महत्वपूर्ण बातें, हमारे यहाँ घूंघट की कोई प्रथा नहीं थी। आप चित्रों में देखो, हमारे कोई देवी देवता 2.5 फुट के घूंघट में दिखते क्या? नहीं। लेकिन परिस्थिति जन्य मेरे परिवार की मां बहनों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो घर के बुजुर्गों ने तय किया कि उसकी शक्ल ही नहीं दिखेगी तो सामने वाला पहचान ही नहीं पाएगा कि वो ले कैसे जाए। ये परिस्थिति जन्य लीला ज्ञान में था। ऐसी अनेक चीजें उस समय की छुप गई और उसमें से एक था गर्भ संस्कार। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बंसल हॉस्पिटल को, डॉक्टर प्रिया जी और उनकी टीम को, जिन्होंने इस अभियान को फिर शुरू किया। और नया क्या है वो मैं बता रही थी। देखिए, हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हमसे पूर्व की पीढ़ी में या मेरी पीढ़ी ने भी, अगर माता पिता ने कहा कि इस रास्ते नहीं जाना तो मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो आपकी जनरेशन है और जो आपसे बाद की जनरेशन आने वाली है या जो आ रही है या जो आज 10, 12, 15 वर्ष की है, अगर उसे कहा जाता है इस रास्ते नहीं जाना, वो पूछता है क्यों? वो जानना चाहता है, उसे आंसर चाहिए, व्हाट एंड व्हाई। आपके व्हाट एंड व्हाई से अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो वो आपकी बात मानेंगे, और अगर नहीं हुए तो सबसे पहले उसी रास्ते में जाएंगे जहां गड्ढा था और गड्ढे में एक बार गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, फिर लगेगा अरे मुझे कहा था मम्मी ने कि नहीं जाना, पर मैं तो देखना ही नहीं थी। यह वर्तमान की जनरेशन का नेचर है और इसलिए हर चीज का क्या और क्यों बताया जाना अनिवार्य है। ऐसे ही 16 संस्कारों में से एक संस्कार है गर्भ संस्कार। हमारे यहां संतान का जन्म साधारण प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहां ये कहा जाता है कि संतान 7 पीढ़ियों के पुण्य कर्मों के बाद होती है, और अगर देशभक्त संतान हो जाए तो उसके लिए तो ये माना जाता है कि बहुत बड़े सत्कर्म परिवार ने किए होंगे। हाँ, इस संतान का जन्म माता पिता और परिवार के बुजुर्गों की पुण्याई माना जाता है। केवल मेल फीमेल का कनेक्शन संतान का जन्म नहीं है। आपने कभी उन बहनों को भी देखा होगा जिनकी संतान नहीं है, जो 10-10, 15-15 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर चिकित्सा के हर फंडे को अपना रही है। डॉक्टर ने कहा ये करना ठीक है, किसी ने कहा ये करना ठीक है, किसी ने कहा ये करना ठीक है, इस देवी देवता के पास जाना है, उनके पास जाना है, ये कुंडली दिखवाना, सब कर लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मां बनने की तैयारी करना, पिता बनने की तैयारी करना। आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं आया कि हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद कैसे पैदा हो सकते हैं? आता है ना? हिरण्यकश्यप तो राक्षस थे, हिरण्यकश्यप तो भगवान का नाम लेना ही नहीं चाहते थे। फिर प्रहलाद उनके घर कैसे पैदा हो गए? और वो प्रहलाद जिसकी रक्षा के लिए खंबे में से प्रकट होके साक्षात नारायण को आना पड़ा और प्रहलाद की रक्षा करना पड़ा। आप इसका राज जानते हैं? प्रहलाद की मां थी कयाधु।
और जैसे हिरण्यकश्यप का संकल्प था कि मैं नारायण का नाम नहीं लूंगा, मेरे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता, ऐसे कयाधु का संकल्प था कि मेरी संतान तो नारायण भक्त ही होगी। अब आप सोचो, पति पत्नी के विचारों में भी विरोधाभास हो और उसके बाद पत्नी ने कितने जतन किए होंगे कि जिस दिन उस शिशु का बीज डल रहा था, उस दिन का अंतिम प्रसंग भगवान नारायण की चर्चा ही थी। और हम सब ने इतिहास पढ़ा है कि प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद के साथ कितने जतन किए गए उनको मारने के, लेकिन भगवान ने उनकी सुरक्षा की। ये कर्म संस्कार है। और इसलिए आज मैंने आपको कहा कि आज की भाषा में उसे प्रोग्रामिंग, कि आप प्रोग्रामिंग कर लीजिए कैसी संतान आप चाहते हैं। और यदि आपने प्रोग्रामिंग कर ली है तो सतर्कता बरतना शुरू कर दीजिए। ये 9 महीने आपके ऑब्जर्वेशन के हैं। एक ऑब्जर्वेशन तो वो होता है जब डॉक्टर कह देती है कि बिस्तर से नहीं उतरना। क्यों? क्योंकि शारीरिक स्थिति ऐसी है कि कहा गया है कि भाई अब तो बिस्तर पे सब कुछ होना है, होता है ना ऐसा। और दूसरी स्थिति ऐसी भी होती है कि 9वें महीने में पोछा लगा के आई है और शाम को नॉर्मल डिलीवरी हो रही। यह भी तो पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये बॉडी की प्रोग्रामिंग है। आपको ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आप कैसा बच्चा चाहते हो और उसके हिसाब से फिर ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से सतर्कता, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से तैयारी। तो एक तैयारी तो हो गई कि बहुत अच्छी फूडिंग होना चाहिए, आपका भोजन कैसा हो, वो मेरा विषय नहीं है। वो तो नीतू मैडम और प्रिया मैडम का विषय है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या वक्त परहेज करना है, उल्टी अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, और उल्टी आ रही है तो अब आपको भोजन तो करना ही पड़ेगा। ये सब उनका विषय है, ये वो। मैं तो आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग के बारे में ही बात कर सकती हूँ। और वही, और उसके लिए पहला काम सत्य साहित्य का पढ़ना। आपको जो साहित्य, मैं नहीं कहूंगी कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, जो साहित्य, सत्य साहित्य अच्छा लगता है आप उसको पढ़िए। आपका जो इष्ट हो उसकी फोटो आपके कमरे में होनी चाहिए। आपको पता है एक बड़ा मजेदार प्रसंग है। आज के कार्यक्रम की चर्चा कल मैं एक पेयर के साथ कर रही थी, तो उन्होंने कहा मासी मुझे उसका ऑडियो जरूर भेजिएगा जो आप लोग बोलेंगे। एक पति पत्नी दोनों बहुत गोरे और उनका बच्चा हुआ बिल्कुल काला और बहुत हेल्दी। पति को अविश्वास हो गया ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। मेडिकल टेस्ट कराया, डीएनए भी वही, लेकिन पति तो नहीं, मेरा बच्चा तो नहीं है, कोर्ट केस हो गया साहब। अब जब कोर्ट केस हुआ, सारे टेस्ट कह रहे हैं कि पिता वही है, पिता मानने को तैयार नहीं है। तब जज ने कहा मुझे कुछ समय दीजिए। उसने अगली पेशी उन्होंने दी और उन्होंने इन सब चीजों का अध्ययन शुरू किया। और अध्ययन करने के साथ साथ मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आपके घर जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं उन पति पत्नी के बेडरूम में विश्व के प्रसिद्ध मुक्केबाज का फोटो लगा था और वो बिल्कुल हेल्दी और काले और बहुत निग्रो टाइप के। अब आप सोच लो कैसी प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग का पार्ट यह भी है कि आपके बेडरूम का वातावरण कैसा है, यह भी आपकी चिंता और चिंतन का विषय है। इसलिए हर एक की प्रोग्रामिंग अलग होगी। मैं आपको पॉइंट गिनाते जा रही हूं, आपको वो करना और हंसना है, गंभीर बात है। दूसरी बात, हम जिस देश में रहते हैं उस देश को भारत माता कहा जाता है ना? हम जमीन का टुकड़ा नहीं कहते और हमारी श्रद्धा वैसी है।
हमारे ऋग्वेद कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। तो फिर माँ और बेटी का रिश्ता इस जमीन के साथ है। तो मेरी माँ के आंचल में जब दूध सूख गया तो हमने पशु नहीं कहा, हमने कहा गौ माता है, क्योंकि उस माँ ने मुझे दूध पिलाया। हमने नदी में नर्मदा मैया के दर्शन किए, हमने पेड़ों में तुलसी मैया के दर्शन किए, हमने ग्रंथों में गीता माँ के दर्शन किए और मंत्रों में गायत्री माँ के दर्शन। ये वो संस्कृति है जिस संस्कृति में वेद वाक्य गूंजते हैं, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर भारत की स्त्री की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो फिर एक बड़ा प्रश्न कि कैसी नारी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या तैयारी करनी है। परमात्मा को भी जन्म लेने के लिए हमारी कोख का सहारा लेना पड़ता है, आलम्बन लेना पड़ता है। ईश्वर को भी आना है तो मेरी कोख के बिना वो नहीं आ सकता। ये कितना बड़ा वरदान सृष्टि ने मुझे दिया है और इस वरदान का मैं सदुपयोग कैसे कर सकती हूं। भारत की स्त्री की विश्व की अन्य स्त्रियों से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि क्योंकि यहां तो ईश्वर को जन्म लेने के लिए भी तुम्हारी कोख का सहारा है। तो हमको उन सारे विषयों को भी समाहित करना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे हाड़ मांस रक्त से बना हुआ मिट्टी का गोला जो जमीन पर आता है, तो वो अपनी माँ से पूछता, बेटा हो या बेटी, अपनी माँ से माँ और बच्चे का संवाद चलता है। माँ मुझे नहीं पता मेरा पिता कौन है, मैं इस दुनिया को नहीं जानता। माँ तुम मेरा परिचय जिससे जैसा कराओगी मैं तो वो ही जानता। तुम जिसे कह दो कि ये तेरा पिता है वो मेरा पिता होगा। तुम जिससे रिश्तेदारों नातेदारों से परिचय कराओगे वो मेरे अपने होंगे। वो नाई जो होती है ना, जो बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन होती है, उसके बाद जब आपका जाया आपके जैसी का किसी चौराहे पर अपमान करता है तो दुनिया पूछती है क्या कारण है, कौन से संस्कार तुमने दिए थे कि तुम्हारे जाए ने तुम्हारे जैसी किसी बहन बेटी का चौराहे पर अपमान कर दिया। तब जरा थोड़ा सा पीछे फिल्म में हम जाएंगे तो हमने जिन दिनों में तैयारी करनी थी, जिन दिनों में तपस्या करनी थी, उस दिन हम जो फिल्म देख रहे थे वो रेप सीन वाली फिल्म थी। आपने अपने नन्हे मुन्ने को गर्भ में वो संस्कार दे दिया। आपने दूध पिलाते पिलाते लोरियों में देशभक्ति की शिक्षा नहीं दी। आप तो टीवी पर बैठकर कोई वल्गर सीन देख रही थी जिसे आपके बच्चे ने रिसीव कर लिया। आपकी हर गतिविधि की जासूसी कर रहा है आपके गर्भ में वो जो नन्हा मुन्ना बच्चा है, वो आपकी हर चीज रिसीव कर रहा है और वो इतना बड़ा एक्सेप्टर है, इतना बड़ा रिसीवर है कि आपने जो जो कुछ दिया, प्यार दिया तो प्यार, नफरत दी तो नफरत, गुस्सा दिया तो गुस्सा, वो सारी चीजें उसके रूप में वापस आएंगी। इसलिए आज अवसर है अपने रिश्तों को संभालने का, अपने रिश्तों को सहेजने का। किसी रिश्ते में अगर कड़वाहट भी आ गई है ना तो आज उसे दूर कर लीजिए। आज हमारे बीच में मनोवैज्ञानिक क्या कौन आई थी पिछली बार? डॉक्टर आई थी। उन्होंने एक बात बताई जो मुझे भी नहीं मालूम थी। उन्होंने कहा, आपने किसी को गलत कहा, किसी ने आपको गलत कहा, वो बच्चा से जब वो व्यक्ति पहली बार मिलेगा वो बच्चा इतनी जोर से रोएगा कि कल्पना भी नहीं होगी कि ये बच्चा किसी अनजाने व्यक्ति को देख के क्यों रो रहा है, लेकिन उसका रिश्ता उससे पहले जुड़ चुका है। ये गर्भ संस्कार है
और इसलिए आज डॉक्टर शैलजा जी ने जो आपको योग कराया, उस योग से वो सारी चीजें आपके अंदर पहुंचे। आप अपने बच्चे को अगर विद्वान बनाना चाहते हैं तो गायत्री आपको करनी ही चाहिए। आप अगर अपने बच्चे को पोषण, सुपोषण, स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र आपको करना ही चाहिए। आप अपने बच्चे को वीर बनाना चाहते हैं तो हनुमान जी को सामने रखिए, भगवान विष्णु को सामने रखिए, या आपके और भी कोई इष्ट हो सकते हैं। मेरी बाध्यता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अपने बच्चे की प्रोग्रामिंग कर लीजिए। और जब बच्चे की प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो फिर कैसा बच्चा पैदा होता है बताओ आपको। एक रानी थी मदालसा, मदालसा के 5 बच्चे ऋषि बन गए। मदालसा के पति बहुत बड़े राजा थे, उनको चिंता हो गई, मेरे राज्य का क्या होगा, जो बच्चा बड़ा होता है बंगाल चला जाता है। मदालसा ने कहा स्वामी आप चिंता मत करो, आपका अगला बेटा राजा होगा। आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगला बेटा राजा होगा, मतलब मदालसा को यह भी पता है कि अगला बेटा होगा और वो राजा होगा। उसके पति ने पूछा तुम कितने दावे से कैसे कह सकती हो। मदालसा का उत्तर जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। मदालसा ने कहा स्वामी, जिस बच्चे को दूध पिलाते पिलाते लोरी सुनाई थी, शब्दोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवार से दोषी, वो कैसे इस दुनिया में रहता, कैसे गृहस्थाश्रम बसाता, उसे तो जंगल में जाना ही था। लेकिन आप चाहते हो ना कि आपके राज्य के संभालने वाला कोई आए, तो मदालसा इस राज्य का उत्तराधिकारी देगी। अर्थ ये है कि बहनों, आपके अंदर असीम शक्ति का भंडार है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और शक्तियों को पहचान कर ठीक प्रोग्रामिंग अगर आपने करी तो फिर न केवल आप अपने परिवार को श्रेष्ठ उत्तराधिकारी दोगे, बल्कि इस देश को श्रेष्ठ नागरिक भी दोगे। हम ये तो सोच लेते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, लेकिन मेरा बच्चा इस देश का श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। ये पहली और महती जिम्मेदारी भी हम माताओं की है, हम पिताओं की है। बस यही गर्भ संस्कार है। अब इसको कृति रूप में आपको ढालना है, कृति रूप में आपको परिणित करना है। अभी मैं एक विषय पर चर्चा कर रही थी, आधे लोग थे आधे नहीं थे। मुझे लगा कि जब आपसे बात कर रही हूं तो कुछ अपने स्वार्थ की भी बात कर लूं ना, हाँ? yes. तो मैं एक विषय पर बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि कैलाश मानसरोवर भगवान भोलेनाथ का जो मूल स्थान है, उनका घर है, वो चाइना के कब्जे में है। वो तिब्बत में है और चाइना के कब्जे में है। तो हमको नहीं लगता कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजन करते हैं, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। तो फिर मेरे नन्हे मुन्ने के द्वारा उसके अंदर भी तो ये बात पहुंचनी चाहिए, उसको भी तो ये नॉलेज होना चाहिए। हम जब बात का समापन करेंगे तो एक प्रार्थना से करेंगे। मुझे लगता है मेरा टाइम हो गया ना। और एक और बात, इस राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व हैं। -18 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा होकर के देश का सैनिक इसलिए खड़ा है कि मेरे देश का हर देशवासी दिवाली चैन से मना सके, होली चैन से मना सके, वो चैन से सो सके, इसलिए मैं जागूंगा। उसने एक संदेश भेजा है कि दीदी आप जब ऐसी माताओं के पास जाओ तो उनको जाके कहना कि इस देश को कोरोना का कहर जिसने दिया है उसे माफ नहीं करना है, और अगर माफ नहीं करना है तो चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करना है, क्योंकि आपका अपना भाई, आपका कोई देवर भी हो सकता है, वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़ा होकर आपकी सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए खड़ा है। और इसलिए आइए मैं अपनी बात समापन करने से पहले एक प्रार्थना करने
करने का आग्रह जरूर करती हूँ। सब लोग हाथ जोड़ लें। भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। आप अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हर हर महादेव। देखिए मैंने अगली जनरेशन को भी क्रांतिकारी बना दिया। सबको लगता है ना बच्चा सुंदर होना चाहिए, लगता है कि नहीं? किसी को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सुंदर नहीं होना चाहिए? और सबकी इच्छा होती है कि नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, है ना? एक छोटा सा प्रयोग बता रही, चांदी की कटोरी होगी घर में, देशी गाय का दूध रात को जमाना है और सुबह उस माँ को खाना है। प्रयोग करके देखिए, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और फिर आप मुझे बताओगे कि आपने बहुत अच्छा वो बता दिया। मैम बहुत लेट मिले आप, मेरे साथ क्या हुआ? पहले मिलना चाहिए था। अब खासकर अभी जो प्रेगनेंसी आई है जस्ट वो बहुत खुश है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अभी नाम नहीं लूँगी पर्टिकुलर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है तो मैं उसको बोलूँगी कि प्रयोग को चालू कर दे अभी से, है ना? तो उसके लिए कारगर होगा और फिर लास्ट में मैं देखूंगी भी तो मेरे पास तो बिल्कुल साक्षात रहेगा कि क्या हुआ। और जो आप परिणाम बताएंगे बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं पोस्टर वाला, तो वो 90% मेरे साथ तो हुआ है। मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा सोचती थी कि वैसा हो, पर देखती उसी को रहती थी क्योंकि बिल्कुल फ्रंट में लगा हुआ था। तो अभी वो 2 साल का ही बच्चे का फोटो था, मेरा बेबी 2 साल का ही होने में आ रहा है, सिमिलर दिख रहा है उसकी तरह, तो इसका तो है। और एक भाभी थी, उनका बेबी, वो चाइनीज बेबी को देखती थी और चाइनीज बेबी एक्चुअली बहुत सुंदर लगते हैं, बाद में खराब दिखते हैं उस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी वैसा ही दिखता था 2 साल में, मैंने उनको भी देखा था, पर वो मैंने सिर्फ सुना था, मुझे लगता था ये ऐसे ही होती हैं, ऐसा होता है क्या कि किसी इंडियन का चाइनीज तरह बेबी दिखेगा, बट उनका दिखता था बेबी। तो इसका इफेक्ट है बहुत सारी चीज़ों का, हम मानते नहीं हैं। और मैंने हमेशा ही कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मुझे नहीं मिला कोरोना की वजह से, बट आप लोगों को मिल रहा है तो भी आप लोग नहीं उठा रहे, तो प्लीज़ इसको और लोगों को बताएं। ये ओपन है, सिर्फ बंसल के पेशेंट्स के लिए ऐसा नहीं है, आप अपने सारे फ्रेंड्स को ला सकते हैं, तो आप इनको लाइए और इन चीज़ों से अवगत कराइए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमने लेट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सर का समय भी हो रहा है। पहले तो ऐसा है कि मैं चाहती थी कि बोध भराई का जो प्रोग्राम है बीच में, क्योंकि 2-3 ही लोग हैं इस बार, मतलब बियॉन्ड 7 मंथ से ऊपर नहीं है, तो मैं पहले वो कर देती हूँ। तो संगीता बाकी कोई ऐसा तो नहीं है ना जिनका होता है बच्चा है? एक और है लेकिन उनका हो चुका है पिछले बार। दुपट्टा नहीं लाई ना, ऐसे तो दोनों रहेंगे। दे दीजिए मैम, आप दीजिए मैम। यहाँ देखिए इधर, मैम इधर पे, ये तो मैडम आ सकती हो मैम प्लीज। आप तो अपने शॉल में ले लो। मैम यहाँ देखिए फ्रंट में, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं। जब नन्ना मुन्ना आए, बेटी आए या बेटा आए, बताना जरूर। जी जी, भी देख लेते हैं। आज संगीता अंजलि थी इधर ही आज। हाँ जी। सर सामने देखिए फ्रंट में, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं। डबल फ्लैश डबल। रुकिएगा 1 मिनट, रुकिएगा।
अगर कुछ आप लोगों को लग रहा है कि बीच में कुछ खाना है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं सर के सेशन के बाद चाहती हूँ कि हम आगे की तरफ इनवाइट करती हूँ। सर काउंसलर एंड एचआरडी स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, 40 इयर्स एक्सपीरियंस है उनको उनकी फील्ड में। सर से जितनी चर्चा करें उतना कम है। ही इज़ अ नेशनल फैकल्टी ट्रेंड एट इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सर को मैं इनवाइट करूँगी कि सर आकर के हमें बताएं। मेरा एक क्वेश्चन था जो उनसे पूछने का, उन्होंने कहा था अगर आप पूछ लेंगे तो मुझे ईजी होगा। वैसे तो उनका अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर ये क्वेश्चन था कि बच्चे के साथ में, जैसे मैम बोल रही है कि तैयारी करना चाहिए, मेरे तैयारी वाला समय तो चला गया है, बट अब बच्चे के साथ कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए वो चीज़ मैंने उनसे पूछी थी। तो उनका कहना था कि इस बार समय कम है, तो मैं आपके टॉपिक पे ही बोल दिया। अगर किसी का स्पेशल कुछ है तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन सर के लिए, तो मैं उसी के लिए इन्वाइट करूँगी। प्लीज़ सर आएँ और हमें थोड़ा सा अवगत कराएं। थैंक यू सो मच नीता जी। ऐसे दोनों विभूतियों ने इतना अभिभूत कर दिया कि मैं अंदर से हिल गया तो बोलती बंद हो गई। मुझे लगा कि मैं सुनने आया हूँ, बोलने नहीं। जैसे वो दीवार फिल्म का डायलॉग है ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। तो बहुत बड़ी ताकत है ये। जैसा राजू जी ने कहा कि इस दुनिया से जाने के तो हजारों तरीके हैं, लेकिन आने का सिर्फ एक, माँ। तो आप लोग का काफी समय ऑलरेडी हो गया है, तो समय बहुत कीमती है। मैं आपको शॉर्ट में ड्रैग करके प्रेजेंट में ले आता हूँ, क्योंकि शैलजा मैडम ने हमको ब्रह्मांड के बारे में बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बड़ा हम लोग कोई मामूली हस्ती नहीं है, हम लोग कहाँ से चल के आए और कहाँ तक जाने वाले हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। अनंतनाथ से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही नाथ से फैला हुआ आकाश बना, जैसे फैलता गया तो उससे वायु बनी, और घर्षण से अग्नि बनी, अग्नि से फिर जल बना, जल से फिर मिट्टी बनी, मिट्टी से फिर वनस्पति, वनस्पति से औषधि, औषधि से रस, रस से रक्त, रक्त से वीर, वीर से इंसान बना। तो कितनी बड़ी जर्नी हम ऑलरेडी करके आए हैं, और ये बहुत वृहद विषय, इसको कभी अपन बात नहीं लेंगे। राजू जी ने बताया सूक्ष्म। देखिए क्या है कि मैंने भी बचपन में प्रयोग किया था। हम हमारी शरीर जो 3 लेयर में है, हम जीवन 3 लेयर में जीते हैं। एक होता है हमारा थॉट लेवल, हमारी सोच। दूसरा होता है हमारा बिहेवियर, जिससे हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। तीसरे होते हैं हमारे एक्शन, हमारा कर्म। ये कर्म भूमि है, और कर्म करने को हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, वो भोगना ही हमको पड़ता है। तो थॉट लेवल पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा, फिर टोटल प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, नीतू जी के सवाल के आंसर देंगे। थॉट लेवल पे जैसा मैडम ने बताया कि अभिमन्यु ने सीखा था गर्भ में, तो माँ की जैसी मनस्थिति होती है वैसा बच्चे पे प्रभाव 100% पड़ जाता है। और रागर जब कंसीव किया था उस समय दोनों की मनस्थिति कैसी थी उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये इतना अमिट होता है कि जो ब्लूप्रिंट उस समय तैयार हो गया उसको चेंज करना तकरीबन नामुमकिन होता है। अगर उस समय माँ डरी हुई है, माँ घबराई हुई है, माँ टेंशन में है, माँ आक्रोश में है, तो वो सारा ट्रांसफर बच्चे को हो जाता है। तो बी वेरी केयरफुल। ये समय जो है बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है, और ये हमें क्षमता है हम कैसा सोचे। दुनिया को भूल जाइए, डोंट लेट एनीथिंग कम बिटवीन यू एंड द चाइल्ड। बच्चे और माँ के बीच में कुछ भी ना आए, बाहर चाहे कुछ भी हो, अंदर पॉजिटिव आपको रहना है, और ये पॉसिबल है ना। जैसे जहाज होता है ना, जहाज के बाहर कितना पानी है लेकिन जहाज नहीं डूबता, जहाज डूबता उस पानी से जो अंदर आ जाए। तो बाहर कितनी भी नेगेटिविटी हो, फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड, आपको वो अंदर नहीं आने देना। आप इसमें सक्षम हैं और कर सकते हैं।
और जैसा आप सोचेंगे, और ये मैंने ये प्रयोग भी किया लाइफ में। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैंने दोनों बच्चों पे एक पोयम लिखी, और मैंने कैसा बच्चा चाहता हूं, मैं बेटा कैसा चाहता हूं, वो लाइन मैं अभी तो याद नहीं, मुझे सुना नहीं सकता, अगली बार मैं आपको दे दूंगा या उस पर डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। मैंने बेटा कैसा हो वो उसमें लिखा पोयम में, और वैसा मैं सोचने लगा, वैसा ही सबको बोलने लगा। जब बिटिया हुई तो मैंने बिटिया के बारे में भी एक कविता लिखी, वो दोनों बच्चों के पास अभी भी है, और उनकी शादी के कार्ड में भी मैंने लिखी थी वो। और आपको आश्चर्य होगा, डिट्टो जो जो उसमें लिखा था वैसा 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 बच्चे का बिहेवियर हुआ, दोनों बच्चों का। हालांकि परवरिश में भी ध्यान रखना है। लोग कहते हैं ना बच्चों को डांटते हैं, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो सुनता नहीं है, ये तो दिन भर खेलता रहता है, और ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। सब लोग को कहते फिरते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा सुधर जाए फिर पॉसिबल नहीं है। मैंने ट्रैक चेंज किया। मेरे घर पे जब मेहमान आते थे, मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े समझदार हैं। जैसे स्कूल से आते होमवर्क कर लेते हैं, खेलने का टाइम पे खेलते हैं, पढ़ने के टाइम पे पढ़ते हैं, बड़े वेल बिहेव्ड है। समोसा कचौरी सेव चिवड़ा दोगे खाते ही नहीं है, मैगी वैगी खाते ही नहीं है, फल खाते हैं, दूध पीते हैं, अच्छा खेलते हैं। मेहमानों की जब मेहमान आते हैं तो बिटिया चाय बना के ले आती है, बेटा बाहर से जाके नाश्ता ले आता है। खेलते होते हैं कॉलोनी में बाहर, मेहमान घर आते हैं तो बच्चे मेरे घर आ जाते हैं। और गाना भी गाता है मेरा बेटा, मेरी बिटिया बहुत अच्छा डांस करती है। ये सब मैं कह रहा हूँ, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, और सुनते 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 कब मोल्ड हो गए पता ही नहीं पड़ा। कहानी का जैसा मैंने बताया था, कहानी एक बहुत बड़ा टूल है बच्चों को चेंज करने का। देखिए, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा जागृत माइंड काम करता है, सुप्त अवस्था में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक छोटा सा पीरियड आता है, वो कहलाता है ट्रांस। वो अर्ध जागृत अवस्था रहती है। और आप में से जितने भी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज उतारना है तो सर्वश्रेष्ठ टाइम ये ट्रांस का है। ये जो हिप्नोथेरेपी जो लोग करते हैं, वो इंसान को ट्रांस में डाल के उसके नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक टेक्निक है, इसका कई बार उल्टा असर भी होता है। लेकिन बच्चों के केस में ये 100% पॉजिटिव है। बच्चा जब सो रहा है, आप उसको कहानी सुनाइए, टोटल पॉजिटिव आपकी कहानी होना चाहिए। ये भूत प्रेत वगैरह ये सुनाएगा तो वो डर जाएगा, जिंदगी भर डरता रहेगा। देखिए, डरते हम सब हैं, लेकिन डरपोक होना बात गलत है। डर तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन डरपोक होना तो वो डरपोक हो जाएगा। तो मैं उस समय बड़ी कहानियां पढ़ता था और बच्चों को कहानियां बना बना के सुनाता था। एक ऐसा लड़का था, बहुत समझदार था, बहुत अच्छा था, सबका कहना मानता था, और मैं ऐसी कहानी सुनाता था तो बच्चा उसको इमेजिन करता है और उस इमेजिनेशन के साथ वो सोता है। तो देखिए, भाषा तो बहुत बाद में बनी, लेकिन इमेजिनेशन तो पहले से ही है। तो जैसा आप इमेजिन करते हैं वैसा आप होते जाते हैं। तो मैं बच्चे को मैंने कहानी के फिर मैंने पढ़ा तो मैंने भी था कि शिवाजी को उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। शिवाजी बहुत बहादुर हुए, वीर, सब जानते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि मैं इन चीजों को अमल करूं। हम क्या करते हैं, अभी बड़े जानकारी के युग में है। 10 बातें जान ली, 10 और जानेंगे, 20 जान ली, 20 और जानेंगे, 100 बातें जान ली और 100 जानेंगे। जानकारियां तो बढ़ाते जा रहे हैं, अमल में हम फेल हो रहे हैं, है ना। वो पुराने जमाने में 10 चीज जानते थे, 10 फॉलो करते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो मैंने जीवन में यही ट्राई किया कि मैंने जो भी सुना है, पढ़ा है, देखा है, जाना है, उसको मैं अपने लाइफ में ट्राई जरूर करूंगा।
तो जब हम ट्राई करते हैं तो हम कॉन्क्रीट नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी हमारा एक्सपीरियंस है, आपके कट पेस्ट नहीं है। अब स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसने कहा, मनुस्मृति में लिखा है, कहाँ लिखा है, सब अपनी जगह ठीक है। मैंने टेस्ट एंड ट्राई किया है, ये मेरी लाइफ का तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है, तो हम बड़े ऑथेंटिक होते हैं अपनी बातों में। तो आप इनको बिल्कुल ट्राई भी करिए इन बातों को। साइंस के चक्कर में हम हर चीज के प्रूफ मांगने लग जाते हैं और हम बहुत बड़ी शक्ति से वंचित रह जाते हैं, है ना। ये चीजें जहां देखो, साइंस क्या है, ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन ने जब खोजा तभी ग्रेविटी शुरू हुई। ग्रेविटी तो पहले से भी थी, लेकिन न्यूटन ने बस उसको डिस्कवर किया है ना। तो ऐसे तरीके से ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हो रही हैं। तो अगर हम साइंस के चक्कर में आए तो जितना साइंस ने जाना है उतना ही जान पाएंगे, पर उसके जो बियॉन्ड है उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई हमारे काम की चीज है तो उसको क्यों नहीं यूज करें हम। काहे कि हम जब मैंगो शेक पीते हैं तो पता करते हैं क्या कि कौन से आम है, ये कहाँ के आम है, किस पेड़ के आम है, मैंगो शेक देगा, हमने पी लिया। तो अगर हमको किसी चीज से लाभ मिल रहा है, अगर हमारा जीवन सुधर रहा है, तो हम उसके लिए लेट अस गो फॉर इट, है ना। ज्यादा साइंस क्या करता है, मिसगाइड, साइंस गाइडेड मिसाइल बना सकता है, पर बच्चे को गाइड करने के लिए इनर टेक्नोलॉजी चाहिए, अंदर का साइंस चाहिए। तो इन चीजों को हम जितना समझेंगे, खाली बच्चे को खाना, कपड़ा, स्कूल की फीस देना, उसकी परवरिश करना नहीं है। ये जमाना पुराना गया कि फिजिकली फिट बना दिया, हो गया काम, स्कूल में पढ़ा दिया, हो गया काम। अब बच्चे को इमोशनल लेवल पे भी अपने को अच्छा बनाना है। काफी हार्वर्ड में यहाँ रिसर्चेज हो रही हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे 70% रिसर्चेज हो रही हैं। टाइम कम है तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कई बार एक छोटी सी, मैं 2-5 मिनट में एक आपको टेस्ट शेयर करूंगा, मार्शमैलो टेस्ट जो आजकल यूएस में लगाते हैं। मैडम वो 1967 में वॉल्टर मिशन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगाया था। उसने 5-6 साल के बच्चे, 220 बच्चों को बैठाया और उनको एक टॉफी दी खाने को, और उन बच्चों को बोला कि ये आपकी टॉफी है, इसको खा सकते हो। लेकिन जो बच्चा 1 घंटे इंतजार करेगा, टॉफी नहीं खाएगा, उसको एक टॉफी बोनस में मिलेगी, है ना। रिसर्चर ये बोल के रूम छोड़ के चले गए। वहां उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और बच्चों की हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो तुरंत खा ली, वो बड़े एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं, खेलने खाने वाले, प्रेजेंट में रहने वाले, उन्होंने तुरंत खा ली। कुछ बच्चों ने थोड़ा वेट किया, आसपास के बच्चों को खाते हुए देखा, उन्होंने खा लिया। ये थोड़े फॉलोअर्स। कुछ बच्चों ने देखा, उसमें से एक टुकड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया, खा लिया। कुछ ने उसको चाट लिया, खा लिया। और 220 में से 20 बच्चे, यानी 8% बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने टॉफी सीधे बैग में रखी और भूल गए, फॉरगेट। अब 1 घंटे बाद देखेंगे क्या होता है। और 1 घंटे बाद जब रिसर्च चलाए, उन्होंने निकाला और एक और टॉफी बोनस में ले ली। लेकिन यहाँ ये एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू होता है, खत्म नहीं हुआ। उन्होंने करीब 40 साल 45 साल उन 220 बच्चों को फॉलो किया, उनका देखा प्रोग्रेस, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, लोगों से बिहेवियर। तो पता पड़ा कि ये 20 बच्चों ने एक्सेप्शनली बेहतरीन काम किया, एक्सेप्शनली वेल। उसका उन्होंने लुब्बे लुबाब निकाला, तो उसका एसेंस ये निकल के आया कि इन बच्चों में एक तो कमिटमेंट था कि भाई मैंने तो नहीं खाना या नहीं खाना, चाहे कोई कुछ भी करे, तो कमिटमेंट, ये कमिटेड। तो सफल और असफल व्यक्तियों के बीच में फर्क यही होता है कि सफल व्यक्ति कमिटमेंट का पक्का होता है, एक बार कमिट कर लिया, ये करना या नहीं करना। ये एक छोटी सी क्वालिटी जीवन में उसको एक्सेल कर रही है। दूसरा, उस बच्चे का सेल्फ कंट्रोल, कि टेम्पटेशन होता है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट अगर 12 साल के बच्चे पे करते तो फेल हो जाता, या 2 साल के बच्चे पे करते तो वो खा लेता। उन्होंने वो एज ग्रुप भी 5-6 साल का चुना। तो दूसरा उसका सेल्फ कंट्रोल। तो उन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल था और पेशेंस था, धैर्य था।
जो कि बड़ी रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है। इंटेलिजेंस एक तरफ, क्रिएटिविटी एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ। अगर पेशेंस नहीं है तो कोई भी क्वालिटी सामने नहीं आ पाएगी। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ की दिशा निर्धारित करती हैं। तो हमको बच्चों में ये चीजें इनकलकेट करना है। अब बच्चे को समझा तो सकते नहीं कि ये किताब पढ़ा दो, थ्योरी बता दो। ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि बच्चे में ये वाली क्वालिटी डाल दें। तो जैसा एक मैंने बताया कहानी का, और नीतू जी का फार्मूला बताता हूँ, 15 मिनट फार्मूला। देखिए ये कितनी हम सारी दुनिया की बातें कर लें, इसका एसेंस क्या है और आज हमारे लिए ये कैसे उपयोगी है, जब तक ये ना निकल जाए कि हम इससे आज क्या फायदा ले सकते हैं, तब तक ये तो बातें हैं, है ना। तो अब बच्चे को, अब आप देखिए बच्चे की साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है। जब बच्चा, कोई भी बच्चा हीन भावना लेके पैदा नहीं होता, ना कोई महान पैदा होता है, बच्चा ही पैदा होता है। और ये जो अपनी धारणा अवधारणा ये जरूर रोल प्ले करती हैं। तेंदुलकर भी पैदा हुआ होगा तो नर्स ने उसकी माँ को ये नहीं बोला होगा कि एक महान क्रिकेटर पैदा हुआ बच्चा हुआ है। तो सारे बच्चे हैं टोटल रिसेप्टिव है, जैसा मैडम ने कहा 100% एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप उनको क्या फीलिंग देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चा तो जब छोटा रहता है हम उसको खूब अप्रिशिएट करते हैं। उससे कुछ टूट जाए कोई बात नहीं, बेकार था, फेंक नहीं था, टूट गया, उसको अपन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और फिर अचानक हम अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। तो बच्चों को एक बड़ा शॉक लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गया। पहले तो कुछ भी करता था, गलत सही कुछ भी, अटम शटम, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वो पता नहीं हम बड़ा एब्रप्टली बंद कर देते हैं। हमारी नॉर्मल सी बात है, शायद या इसलिए कि दूसरा इश्यू आ गया। अब एक बच्चा 5 साल का है और दूसरा 3 साल का है, तो हम 5 साल वाले को बोलते हैं तू बड़ा है, तू समझदार है, ये छोटा है, ये नादान है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी पास में एक बच्चा 5 साल का है और एक 8 साल का है, तो पड़ोसी ये बोलेंगे 5 साल वाले को कि ये नादान है, ये बच्चा है, 8 साल वाला बड़ा है, 8 साल वाला समझदार है। अरे नहीं भाई, 5 साल के ही है ये, इससे जरूरत से ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद आप क्यों कर रहे हो, है ना। बड़ा भाई है तो क्या हुआ, है तो 5 साल का ना, ट्रीट हिम और हर लाइक दैट। तो कई बार हम ये गलती करते हैं। बच्चे से हम बड़ा पूछते हैं जब KG1 KG2 में रहता है, आज स्कूल में क्या हुआ, खाना खाया कि नहीं, ये दिया कि नहीं। और 3rd 4th में आया, अब वो बताना शुरू करा, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है हम टीवी देख रहे हैं, पापा पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, मम्मी सीरियल देख रही हैं, अरे रहने दे। अब बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स के लिए छोटी सी बात है कि क्या है, पेंसिल टूट गई, उसने कॉपी फाड़ दी, उसने ये कर दिया, नहीं, वो बच्चे के लिए उसकी पेंसिल तोड़ दी। बच्चे की खिलौने की कार टूटती है ना, उसको इतना ज्यादा दुख होता है जब बड़े व्यक्ति की कार में डेंट लगता है। मेरी कार में डेंट लगेगा, मुझे जितना दुख होगा, मेरे बच्चे की खिलौने की कार में डेंट लगेगा, उसको उससे ज्यादा दुख होगा। तो बच्चे के इमोशंस को समझिए, उसके इमोशंस आपसे कई गुना ज्यादा है, उसको बल्कि ज्यादा दुख होगा। आपके लिए छोटी चीज है, बच्चे के लिए बड़ी चीज है। वो आज आपको कुछ बता रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा सा गैप बच्चे का हो गया। और ऐसी चीजें आप बार बार करते जा रहे हैं। बच्चे ने गलत जगह कप रख दिया, आपके पैर से टक्कर लगी, कप टूट गया, एक चाटा मार दिया बच्चे को। यहाँ कप रखते हैं, चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद आपने वहां कप रख दिया, बच्चे ने लात मार दी, फिर आपने चाटा मार दिया। कैसे चलता है, नीचे नहीं देखता। बच्चा कहना चाह रहा है कि पापा रखा तो आपने था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो क्या होता है कि बच्चों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बेसिकली आप इसमें बड़े सीरियसली इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बच्चे आपका भी भविष्य है, समाज का भी भविष्य है, देश का भी भविष्य है। ये कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, आप एक पर्सनालिटी पर जन्म दे रहे हैं, है ना। एवरी किंग वाज वंस ए क्राइंग बेबी। तो अब जो 15 मिनट का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों की नियर आने का, क्योंकि जितने बच्चे सुसाइड करते हैं ना, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है उनके सुसाइड नोट में कि मेरे पेरेंट्स
मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चे में और पेरेंट्स में गैप हो गया, अदरवाइज वो सुसाइड नहीं करता। अच्छा, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमें पता ही नहीं कि इसको ये बात खाई जा रही है, ये बात खाई जा रही थी, हमें बताता, हम सॉल्व कर देते। अरे भाई, आपने कम्युनिकेशन गैप क्यों नहीं लिया? पहले आप बच्चे से खूब पूछते थे, अचानक आपने पूछना बंद कर दिया, फिर वो बताने लगा, आपने सुनना बंद कर दिया, अब वो बोल नहीं रहा है आपको। अब आपको पता करना पड़ेगा कि इसका मेंटल ट्रॉमा क्या चल रहा है। वैसे तो जितने बड़े लोग हैं ना, वो सब मेंटल ट्रॉमा में है। 90% लोग मेंटल ट्रॉमा में है, वो माने या ना माने। 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी कोई बात हर के दिमाग को घूम रही है और बिना काम का बोझा लेके आदमी बढ़ रहा है। तो बच्चे के ऊपर ये बोझा बहुत ज्यादा है, आपको खोद खोद के उससे निकालना पड़ेगा। मैं तो टूरिंग बहुत करता था, लोग मुझे बोलते थे कि आपके बच्चों से, फैमिली से लाइजरी बिगड़ जाएगी। मेरी तो बन गई। मेरी इसलिए बन गई कि मैं जब भी मिलता था क्वालिटी टाइम देता था। एक बार मेरी बेटी ने मुझसे 5-10 मिनट का टाइम है ना आप लोग के पास। एक बार मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा आप टूर पे क्या करते हो? तो मुझे एकदम आंसर समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चल के देखो एक बार टूर पे साथ चलना। बच्ची ने वो बात याद रखी। आप ध्यान रखना, आपकी बहुत सारी बात बच्चे पकड़ लेते हैं, है ना। जो लेडीज किटी पार्टी करती है, मैं उनको कहता हूँ कि आपके बच्चे अगर कमरे में सो रहे हैं या खेल रहे हैं तो आप लूज टॉक्स मत करना, आपका इंप्रेशन बच्चे के दिमाग पे गलत पड़ जाएगा। तो बच्चे किसी चीज को पढ़ के धारणा बना लेते हैं। तो उसने वो बात पकड़ ली, जैसे उसकी छुट्टियां लगी उसने कहा चलो पापा टूर पे लेके चलो मुझको। मैंने कहा 12-13 साल की बच्ची, मैंने कहा क्या करेगी टूर पे, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो बोले पापा आपके होटल में टीवी रहता है? मैंने कहा हाँ। चाय नाश्ता आता है? मैंने कहा कोई, बस मेरे लिए काफी कम हो जाएगा। देखिए, कई अगर आप बार बार प्रॉमिस करेंगे बच्चे से और पूरे नहीं करेंगे तो भी बच्चे को एक भावना आ जाती है अंदर की, तो खाली बोलते हैं, कमिटमेंट पूरा नहीं करते, है ना। तो आपको ध्यान देना है, कुछ कमिटमेंट पूरे भी करना है। कब मना करना है, बिना काम से मना नहीं करना है, लेकिन कब हाँ करना है वो काम उसके साथ करना है। मैं ले गया टूर पे, 2 दिन उसे लगा कि पापा बहुत बिजी रहते हैं, बहुत हैक्टिक, इससे मीटिंग, उससे बात, ये डिस्कशन, किसी से हॉट टॉक हो रहे हैं, किसी से क्या हो रहे हैं। तो उसके दिमाग में एक चीज थी कि ये पापा टूर पे एंजॉय करते हैं, लेकिन वो समझ गई कि बहुत काम करते हैं। तो उसको एक सिंपैथी हुई, पापा कॉफी पी लो, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, नाश्ता कर लो, आपने नहीं करो, वो नहीं करो। उसके बाद मैंने कहा मुझे ऑफिसर से मिलने जाना है, मैं बिटिया को ले गया। टर्म्स तो मेरे होते ही थे, प्रोफेशनल टर्म्स, बिजनेस टर्म्स होते थे, लेकिन बिटिया साहब के तो फैमिली टर्म्स हो गए। वो किसी ने उसको बेटी मान लिया, है ना। और हमारे टर्म्स पे प्रोग्राम हुए और वो 5 दिन, देखो हम जब फैमिली के 3 जनरेशन के 6-7 मेंबर एक साथ बैठते थे ना, तो इंटरेक्शन इतना पर्सनल नहीं होता था, जनरल सी बातें होती थी। लेकिन यहाँ जब 1-to-1 हमारी बात हुई ना, तो बीइंग ए सीनियर पर्सन आई कुड गेज कि इसको क्या क्या चीज बॉदर कर रही है जो ये क्वेश्चन नहीं कर रही है। तो उसके क्वेश्चंस को गैस करना और उसको सेटिस्फाई आंसर देना। तो हम जब वहां से लौट के आए दूर से, तो हमारा बॉन्ड एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड बन गया था, अभी तक मेंटेन है वो। उसके बाद अभी भी कुछ मेजर डिस्कशन होता है। मेरी बेटी आजकल ऑस्ट्रेलिया में पूरा डिस्कस करती है फोन पे। उसके बाद बेटे ने कहा कि पापा मुझे भी लेके जाओ, तो मैं बेटे को लेके गया एक टूर पे। तो मैंने कहा कि देखना, टीवी देखना हो तो देख, 2-3 दिन बाद घूमूंगा। टीवी नहीं, मैं तो घूमूंगा। सूरत गए थे हम, तो मैंने कहा ठीक है किसी की कार लेके दे देता हूँ, ड्राइवर और कार। बोले नथिंग डूइंग, एक मोटरसाइकिल, नो ड्राइवर, मैं चलाऊंगा। ठीक, बेटे को मैंने मोटरसाइकिल दे दी। 2 दिन उसने 2-3 दिन सूरत छाना। तीसरे दिन मैं फ्री हुआ, मैंने कहा चल बेटे अपन घूमते हैं। बोले पापा आप मत घुमा, मैं घुमाता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठो पीछे। पूरा उसने राउंड लगाया। जब हम लौटे, बेटे का और मेरा बॉन्ड एक्सट्रीमली वेल। फिर वाइफ ने कहा कभी मेरे को भी अकेले ले जाओ।
मैं जल्दी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग का टाइम शॉर्ट है, पर आप चीजों को पकड़ना अगर सीख गए तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, है ना। अपन जैसे नहर खोदते हैं ना, ऐसे ही पानी को जहां चाहो वहां ले जाते हैं, ऐसे खोदते जाएंगे तो पानी चला जाता है, फिर ऐसे खोद देगा, नहर बना देगा तो पानी वहां चला जाता है, जहां पानी नहीं पहुंचाना वहां अपन रोक देते हैं। बस ऐसे ही बच्चों को पुश नहीं करना है, उसके लिए आगे ग्राउंड बनाते जाना है, वो बच्चा वैसा वैसा बनता जाए या पूरी फैमिली बनती जाती है उससे। तो फिर मैं दोनों बच्चों को अपने ससुराल में छोड़ के वाइफ को ले गया एक बार, तो इट वाज लाइक ए सेकंड हनीमून फॉर अस, है ना। इतने क्लोज हम फिर से आ गए, और ये हनीमून पहले वाले से ज्यादा कामयाब था, कि पहले हम फिजिकल ज्यादा थे, मेंटल कम थे, अब हम मेंटल बहुत ज्यादा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है। हमने बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली इस दौरान, और जब आए तो हमारे रिलेशंस बड़े मजबूत हो चुके थे हम। तो इंडिविजुअल को टाइम निकालना पड़ता है। तो 15 मिनट फॉर्मूला नीतू जी, आप जब बच्चा आपका सोता है, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 5 मिनट आप एक्सक्लूसिवली बच्चे को दीजिए। बच्चा जब सो के उठता है तो अगेन थोड़ी देर के लिए वो ट्रांस में आता है। कई बार कुछ बच्चे रोने लगते हैं, मम्मी नहीं दी कि रोने लगे। एक्चुअली क्या होता है कि उसको एकदम से लगता है कि मैं अकेला हूँ, वो अपने सपनों की दुनिया से रियलिटी में आता है और एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाता। तो उस समय तुरंत आप उसके साथ अगर रहें, क्यों बेटे नींद अच्छी आई, सब कुछ बढ़िया, उसको बड़ा सपोर्ट मिलता है, शॉक नहीं लगता। फिर स्कूल जाता है, अपन सब छोड़ने जाते हैं, उस समय 2-4 मिनट बच्चे के साथ रहिए, बेटे बढ़िया करना, शाबाश, कुछ होता है ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा उसको चार्जअप कर दीजिए। आपका टच भी वर्क करता है। अभी हम डिस्कशन में बात कर रहे थे कि माँ बेटे के सिर पे जितनी बार हाथ फेरती है, उसके न्यूरॉन्स उतने जागृत हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया, है ना। तो जितनी बार माँ हाथ फेरती है सिर पे, उसकी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाती, जैसी आपके ओम से भी होती है। ओम से हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर आ से आती है ऊपर, ओ से धो जाता है, और माँ से जैसे लिप्स बंद होते हैं तो ये हमारा जो माँ है, जो गुंजायमान होता है, ये हमारे मस्तिष्क को जागृत कर देता है। इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा गया है, महामंत्र। वो जैसे ही सारे मंत्र एंड माँ से होते हैं, जैसे आपने माँ बोला आपके लिप्स क्लोज, और वो जो आपका साउंड वेव्स है वो पूरे मस्तिष्क में गूंजते हैं और मस्तिष्क को जागृत करते हैं। तो ये जागृत माँ का हाथ स्पर्श करता है। तो सिर पे हाथ फेरेंगे, मानसिक शक्तियां, पीठ पे हाथ, कंधे पे हाथ फेरेंगे, पीठ पे हाथ फेरेंगे, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि किस टाइप का सपोर्ट बच्चे को मिल रहा है। तो स्कूल जाएगा, टच थेरेपी जरूर दीजिए। अपन आई कांटेक्ट नहीं करते फैमिली मेंबर्स आपस में। कभी भी आप ऐसी पार्टी में हस्बैंड से पूछते हैं कि आपकी वाइफ ने किस कलर की साड़ी पहनी है, तो पहले वो देखता है यानी हम ढंग से एक दूसरे को देखा भी नहीं, है ना। जैसे स्टेशन पे घूमते रहते हैं, घर में भी सब अपने काम में बिजी, नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करिए, दिन में कम से कम 5 बार, गिने बात 2, 3, 4, 5 बार बेहतरीन आई कांटेक्ट, स्माइल, और फिर पूछिए कैसे हो, आर यू ऑलराइट। आप देखिए कितना बड़ा कनेक्ट होता है। आपकी माँ से करिए कभी कनेक्ट, ऐसे माँ की आंखों में आंखें डालिए और बोलिए माँ तुमने कितना किया मेरे लिए, सो नाइस। आप देखिए माँ पिघल जाएगी और आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप नहीं भूल पाएंगे। एक किताब आप जरूर पढ़िएगा, ब्रोनी वेयर की है, वो ऑस्ट्रेलियन नर्स थी। वो ऐसे वार्ड की इंचार्ज थी कि जहां टर्मिनल डिजीज के पेशेंट्स जो मरने वाले 2, 3, 4, 6 महीने में वो एडमिट होते थे, जिनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो उस नर्स ने एक अच्छा काम ये करा कि सबका स्टेटमेंट ले लेती थी वो, कि भाई आपको रिग्रेट क्या है लाइफ में। तो जो 5 टॉप 5 रिग्रेट उसने किताब लिखी है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ टाइम। हजारों लोगों का उसने इंटरव्यू लिया, उसमें एक रिग्रेट ये भी है कि काश मैंने अपने नियर डियर को अपने फीलिंग्स शेयर किए होते। तो जाने के बाद कहते हैं कि अरे माँ ऐसी थी, पापा ऐसे थे, भाई ऐसा था। अरे जीते जी उसको बोल दो ना, है ना। आपको रिलैक्स हो जाओगे, बॉन्ड आपका मजबूत हो जाएगा। तो बच्चे में आप ये ट्राई जरूर करें, बच्चों की आंखों में आंखें डालें
और मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट सीधी दिल पे जाएगी और फिर आप उसको जो कुछ कहेंगे उस बात को वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। जिन लोगों का बच्चे से बॉन्ड कट हो जाता है ना, मैं पूछता हूँ कि जब बच्चा 2, 3, 4 साल का था तो क्या आपने कंधे पे सुला के कहानी सुनाई थी रात को? अगर सुनाई थी, आपका बॉन्ड कभी नहीं कटेगा, लाइफ लॉन्ग परमानेंट बॉन्ड रहेगा। अगर आपने उस उम्र में अपने कंधे पे उसको सुलाया है, आपके वाइब्रेशंस, आपके फीलिंग्स इंटरनल बहुत शक्ति होती है। हम लोग एनर्जी का पुंज है, खाली बॉडी नहीं है, माइंड भी है, एनर्जी भी है। वो वाइब्रेशंस आपने दीजिए। तो 1-1, 2-2 मिनट आई कांटेक्ट, 5 मिनट सोते वक्त, 5 मिनट उठते वक्त, 5 मिनट जब बच्चा स्कूल से आए तब, और 1-1 मिनट दिन में 2-3 बार आई कांटेक्ट, स्माइल, टच एंड दैट्स इट। और ये 4-5 साल में ऐसा मजबूत बॉन्ड हो जाएगा कि वो टूटने से नहीं टूटेगा फिर। ओके, दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है? और इन चीजों में आप बिल्कुल डाउट मत करिए। मेरे फंडा मैंने पढ़ा बहुत है, पढ़ने के बाद ट्राई किया है, और मेरी आंख कब खुली ऑस्ट्रेलिया में, जब मेरी बेटी मां बनी। फॉरेन में एक अच्छी चीज है कि वहां जेंट्स को अलाउ कर देते अंदर। अब अच्छी है बुरी, इंडियन कल्चर में वो अलाउ नहीं है, हालांकि इनकी वजह और है और उनकी भी वजह और है ना। तो उन्होंने, मेरी बेटी ने कहा कि हस्बैंड को तो कंपलसरी है वहां, हस्बैंड तो लेबर रूम में जाएंगे, लेट हिम सी कि वो अपने मृत्यु को फेस करके जीवन दे रही है, जन्म दे रही है। तो हस्बैंड को तो कंपलसरी है। और फिर वो जिसको कह दे, तो मेरी वाइफ को भी उसने बुला लिया। अच्छा, बड़े ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि पूरा का पूरा खानदान आ गया लोग इंडिया से सपोर्ट करने, ये हमारे इमोशनल बॉन्ड है। हमने जॉब छोड़ दिए, वाइफ ने जॉब छोड़ दिया, तो बिटिया ने कहा कि मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे। तो मैंने वो पूरा पेज, वो पूरा दौर देखा, तो मेरा सिनेरियो चेंज हो गया। महिला शक्ति बोलते तो सभी थे, सुनते सभी हैं, लेकिन वहां मैंने देखा कि कितना पेन, कितनी तकलीफ, उसके बाद ये होता है। तो ये सबको जानना चाहिए, और एक बार जानेंगे तो फिर आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं हो जाएंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और फिर मैंने तो मेरी बच्ची पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, जितना मैंने पढ़ा था ना, क्योंकि मेरी बच्ची को एबॉर्शन हो जाता था ऑटोमेटिक। तो उसने लिखा था कि मम्मी पापा आप लोग इस बार जल्दी आना। तो हम लोग बहुत पहले पहुंच गए, और पूरे 7-8 महीने वो भी, और उसके बाद भी मैंने उसको मॉनिटर किया। तो अपन क्या सोचते, अच्छा खिलाओ, ठीक है, लेकिन उसका मेंटल, जैसे मैडम ने बताया, फोटो कौन सी लगी, क्या है। तो मैं तो बल्कि ताश खेलता था तो सारे इतने उसको देता था कि लड़की अपने आप को खुश नसीब माने, अरे आई एम सो लकी। उस लेवल तक जाके मैंने काम किया। और वो बच्ची इतनी बोल्ड है कि आपको फोटो दिखाऊंगा, वो 2-3 साल की उम्र में छोटी लड़की किसी से आई कांटेक्ट करती थी तो भला झपकती नहीं है, सो कॉन्फिडेंट। और प्रदेश में, अब वो तो क्या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही है बाय बर्थ, लेकिन वो बड़े लोगों से, बड़े बच्चों से बराबर लोहा लेती है, अपने आप में स्वस्थ रहती है। तो इन हर चीज का फिर मैंने रिजल्ट देखा है। तो आप इस चक्कर में ना पड़े, कोई साइंटिफिक प्रूफ के चक्कर में ना पड़े। साइंस अभी टोटल ह्यूमन ब्रेन, प्रकृति के जितने रहस्य है उसके 5% में नहीं जान पाया। एक पत्ता कैसे ऑक्सीजन बनाता है ये कहाँ जानता है साइंस, ऑक्सीजन बनाता है बस, दैट्स इट। तो बहुत सारी चीजें अभी साइंस के परे है, उलझे ना इन बातों में। इन बातों में बहुत दम है, इन बातों से पूरा फायदा उठाइए। तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, और विश्व के लिए भी अच्छा है। और अगर आप कमिटेड हो तो आपका बेटा या बेटी होने वाला पूरे समाज को दिशा निर्देश दे सकता है। अगर आप उस माइंड सेट के साथ आपने ये टाइम गुजारा है और ये थोड़ी मेहनत करी है तो गारंटी है। और मैंने
बहुत से लोगों ने रिजल्ट देखे भी है, मेरे पास फीडबैक भी है। और सोच लेवल पे ये जड़ है, इस लेवल पे जो काम होता है उससे पेड़ हरा होता है। पत्तों को पानी देने से कभी पेड़ हरा नहीं होता। तो आपकी जो सोच है, यहाँ से जीवन शुरू होता है। तो काफी समय ले लिया आपका, आप लोग थके हुए हैं और ज्यादा देर बैठना, पर किसी को कोई सवाल है तो आई एम हियर टू आंसर, अदरवाइज यू विल क्लोज। पूछना है किसी को कुछ? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ज्यादा टाइम ले लिया। एक्चुअली चर्चाएं ऐसी है कि जितना लंबा करें वो कम है, पर हमें सिर्फ ध्यान ये रखना रहता है, पहला है समय और दूसरा है प्रेग्नेंट जो हमारी बहनें हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर बैठना नहीं होता, ये चीज़ हम समझ सकते हैं, उस दौर से गुजर चुके हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके मुझे आंसर बहुत अच्छे से मिल गए हैं, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी माँ बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा चीज़ें 90% से ज़्यादा ही बोलना चाहिए कि वो सब अप्लाई करती थी जो मेरे अंदर उन्हीं के थ्रू आए। फिर दूसरी है मेरी गुरु डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावन, उनको तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो किस स्तर पे है, मैं उनका एक अंश भी नहीं हूँ। तो वो उनसे भी मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली है, जो मेरे बच्चे के लिए भी मैं अप्लाई करती हूँ। बच्चा आपने क्लियर कर दिया, बाकी हैं सहजा मैम, राजो मैम और बाकी जो आते हैं वो। तो मैं सभी को बोलूँगी कि इन सब चीज़ों पर सही में बहुत ध्यान दें, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो आप आते हैं, समय निकालते हैं और सुनते हैं, और मेन चीज़ बैठ पाते हैं इतनी देर हम लोगों को सुनने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग फिर से आएँ, ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ और अपने साथ वालों को भी लाएँ, सिर्फ बंसर के लिए नहीं है, ओपन है, सबको लेकर आ सकते हैं। कुछ होएंगे तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी मैं स्वल्पाहार की तरफ अग्रसर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका ये साल बहुत सफल रहे, सुफल रहे। दोनों ही टीम चल रही है, सफल भी, जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, ये टर्म लोग यूज़ करते हैं। मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि इनफर्टिलिटी कोई भी डिसीज़ नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ कर के हेल्प कर सकते हैं। इसका भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उनको भी अवगत करा सकते हैं, उसके भी सेशंस बने हुए हैं। धन्यवाद बहुत बहुत मेरी तरफ से, बंसर हॉस्पिटल की तरफ से और प्रिया मैम की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।